नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर में वेजिटेबल क्रॉप्स का 17वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्टिवेशन ऑफ कुकुरबिट्स क्रॉप यानी कि कद्दू वर्गीय फसलें। दो फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है मस्क मेलन जिसको हम लोग बोलते हैं खरबूजा, एक होता है बॉटल गार्ड जिसको हम बोलते हैं लौकी। तो खरबूजा और लौकी ये दो क्रॉप जो हैं इनके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी क्रॉप नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही पॉइंट है इसमें जो कम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैंने एक ही लेक्चर में इन दोनों क्रॉप्स को कंपाइल कर दिया है। आने वाले जो लेक्चर्स हैं 17-18 इस लेक्चर में 18 और 19 इस लेक्चर में जो कुकुरबिट्स की और जो क्रॉपें बची हुई हैं अभी इन क्रॉप्स को भी हम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्रॉप मस्क मेलन और बॉटल गार्ड को पढ़ना। सबसे पहले देख लेते हैं जो मस्क मेलन है। ये देखने में इस तरीके से होता है, हर आदमी ने देखा होगा। मस्क मेलन जो होता है वो गर्मियों के समय में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये मई और जून के समय में, उस समय ये ज़्यादा यूज किया जाता है। किस लिए? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ ये मीठा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि वाटर का और एनर्जी का ये बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है खरबूजा मस्क मेलन। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? इसका बोटेनिकल नेम जो है मस्क मेलन का वो है कुकुमिस मेलो। कुकुमिस मेलो इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ द मस्क मेलन। इसकी जो फैमिली होती है ये कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो ट्रॉपिकल अफ्रीका है। इसमें दो तरीके के होते हैं जो काफ़ी कम ग्रो किए जाते हैं। एक जो कुकुमिस मेलो अभी मैंने बताया इसको तो ज़्यादातर ग्रो किया जाता है बाकी दो जो बच रहे हैं इनको काफ़ी कम ग्रो किया जाता है। इसको एक होलसम फ्रूट बोलते हैं। होलसम फ्रूट ऐसा फ्रूट होता है मतलब इसको खाने से ये पौष्टिक होता है, इसको हम रोज़ खा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, काफ़ी न्यूट्रिटिव भी होता है। नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं होलसम फ्रूट का मतलब होता है ऐसा फ्रूट जिसको हम रोज़ कंज्यूम कर सकें और इसको रोज़ कंज्यूम करने से कोई प्रॉब्लम ना हो और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी हाई हो, उसको हम होलसम फ्रूट बोलते हैं। जैसे बनाना है होलसम फ्रूट होता है, उसके साथ साथ एप्पल है होलसम फ्रूट होता है, मैंगो होलसम और पपाया यह सब होलसम फ्रूट होता है। उसके बाद है जिसको हम बोलते हैं पिकलिंग मेनल। पिकलिंग मेनल ये ऐसा होता है, ये सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, ऐसे लगता है जैसे एक खीरा है, लेकिन खीरा जो होता है वो काफ़ी पतला सा होता है। ये जो होता है पिकलिंग मेनल जिसका नाम है कुकुमिस मेलर, वैरायटी इसका है कोनोमोन। क्या है वैरायटी इसकी? कोनोमोन। कुकुमिस मेलो वैरायटी कोनोमोन। तो इसमें खीरे में और इस वैरायटी में इस मेलन में इतना ही अंतर होता है क्योंकि ये क्या होता है थोड़ा सा मोटा होता है और लंबा सा होता है, जबकि जो खीरा होता है ये इसके जितना मोटा नहीं होता है। उसके बाद एक जो दूसरा मस्क मेलन है जिसको हम बोलते हैं मैंगो या लेमन मेलन। ये बाहर से देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई नींबू हो, ठीक, जैसे कोई लेमन हो, जिसका बोटेनिकल नेम है कुकुमिस मेलो और इसकी वैरायटी क्या है? चिटो। ये भी खाने में हल्का सा खट्टा होता है, हल्का सा खट्टा खट्टा होता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। गाँव में अधिकतर इसको ग्रो किया नहीं जाता है, ये ऐसे जम जाता है वाइल्ड टाइप में, खरपतवार जैसे उग जाता है और इसको लोग फिर कंज्यूम करते हैं। इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन दोनों वैरायटीज़ का नहीं होता है। किसी किसी कंट्री में इस वैरायटी का जो ये पिकलिंग मेलन है इसका कल्टीवेशन तो होता है, लेकिन इसका कल्टीवेशन अधिकतर जगहों पर नहीं होता है। हम बुक में लिखा था तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्रूट मैच्योरिटी एंड राइपनिंग इंक्रीज द स्वीटनेस। मतलब कह रहा है कि अगर इसके राइपनिंग या मैच्योरिटी के समय में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो स्वीटनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात ऐसे समझो कि अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जितना ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा इसकी रूट मस्क मेलन की जो रूट है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी और जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा और जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज़्यादा इसमें जो शुगर है, शुगर ऐसे मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो उतना ही ज़्यादा इसमें इसके अंदर
इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा मीठा होगा। अगर पानी बरस जाता है या टेम्परेचर में कमी आ जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि तब वो इतना ज़्यादा मीठा नहीं हो पाता है, जो मस्क मेलन की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। अगर ज़्यादा मीठा नहीं होगा तो इसमें जो बाज़ार भाव है इसका अच्छे से नहीं मिलता, मतलब बाज़ार में इसको अच्छा दाम नहीं मिलता है। मस्क मेलन इज़ हार्वेस्टेड एट फुल स्लीप स्टेज। फुल स्लीप स्टेज मतलब जब वो पूरी तरीके से पक जाता है। तो जो आपने मस्क मेलन देखा होगा तो उसमें एक ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे ढेर सारे उसमें क्या होते हैं, ऐसे टुकड़े होते हैं, ऐसे ऐसे खंड बने होते हैं, ऐसे ऐसे ढेर सारे। जब फुल स्लीप स्टेज आता है तो इसमें जो बीच बीच में ऐसे जब स्टार्टिंग में रहता है तो ऐसे ऐसे दिखता है मतलब, लेकिन जैसे जैसे मोटा सा हो जाता है, जैसे पक जाता है कायदे से, तो इसका जो स्लिप है वो पूरा एकदम सुडाउल टाइप का हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें नेटिंग हो जाती है। जो पका हुआ मस्क मेलन है, अगर आप उसको ऊपर से उसकी स्किन को अगर आप ऐसे ऐसे हाथ से टच करेंगे तो लगेगा जैसे कि उसमें नेचुरल एक नेट की यानी कि एक जाली बन गई है, ऐसे देखने में लगता है। और उसको टच करेंगे तो ऐसे नस ऐसे उभरी हुई रहती है, जैसे लगता है कि ये जो मस्क मेलन है इसके ऊपर नेचुरल एक जाल किसी ने लपेट दिया हो। तो वो तरीका होता है पता करने का कि आपका जो मस्क मेलन है वो हार्वेस्ट के लिए उपयुक्त हो गया है कि नहीं। किसको छोड़कर, एक वैरायटी है हरा मधु। हरा मधु जो वैरायटी है उसको छोड़कर बाकी की मस्क मेलन की जो वैरायटीज़ हैं उसको हम कब हार्वेस्ट कर लेते हैं, फुल स्लिप स्टेज पर इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। फुल स्लिप स्टेज क्या होता है, एट फुल मैच्योरिटी स्टेज फुल सेल्फ डिटैचमेंट फ्रॉम वाइन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एब्सेशन लेयर। जब फुल स्लिप स्टेज हो जाता है तो इसमें जो स्टेम से जो फ्रूट अटैच होता है, जहाँ पर इसका अटैचिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट पर एक एब्सेशन लेयर बन जाती है, और इसी एब्सेशन लेयर बनने की वजह से ही वो सेल्फ डिटैच हो जाता है। किससे, वाइन से। यानी कि उसका जो तना होता है मस्क मेलन का, तने से ये खुद ब खुद अपने आप ही अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक एब्सेशन लेयर बन जाती है और उसी लेयर की वजह से अपने आप ये डिटैच हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। जैसे आप हार्वेस्ट करने जाएंगे तो आप जैसे हल्का सा उसमें जोड़ लगाएंगे, जैसे थोड़ा हल्का सा हाथ लगाएंगे तो वो तुरंत टूटकर अलग हो जाएगा। ये जितना ज़्यादा पका होगा उतना ही आसानी से टूट जाएगा। अगर आप कच्चा फ्रूट को जाएंगे तोड़ने तो वो उतनी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि उसमें एब्सेशन लेयर नहीं बना होता है। समझ गए। अगला है एंथेसिस टेक प्लेस 5:30 बजे से 6 बजे तक। कहने का मतलब है कि जो मस्क मेलन होता है इसमें सुबह के समय 5:30 से 6 बजे का जो समय होता है, जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर 22 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस समय इसमें फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग और पॉलिनेशन का जो काम होता है ये मस्क मेलन में सुबह के समय होता है। कब, 5:30 से 6:30 बजे के आसपास में होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट विथ हाईएस्ट TSS यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड इज प्रोड्यूस बिटवीन 19th to 12th वर्ड ऑन द मेन स्टेम। जो मस्क मेलन का जो मेन ब्रांच होती है, मेन ब्रांच में जो 9वां और 12वां नोड जो होता है, यानी कि 9वीं गांठ और 12वीं गांठ, इस गांठ के बीच में जो फ्रूटिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इस गांठ के बीच में, इस नोड के बीच में जो फ्रूट डेवलप होते हैं उन फ्रूट्स में क्या होता है, TSS भी ज़्यादा होता है और नंबर ऑफ फ्रूट भी ज़्यादा डेवलप होते हैं। मतलब ऐसे समझो कि जो मस्क मेलन का मेन स्टेम होता है उसमें ना तो बहुत नीचे ना तो बहुत ऊपर फ्रूट अच्छा नहीं होता है। सबसे अच्छा जो फ्रूट होता है वो कहाँ होता है, 9th नोड से लेके 12th नोड के बीच में जो फ्रूट होता है वो फ्रूट में नंबर ऑफ फ्रूट भी ज़्यादा होगा और TSS भी ज़्यादा होता है। मस्क मेलन इज़ यूज इन आइसक्रीम इन वेस्टर्न कंट्री। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ काफ़ी हैं, उन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यानी ऐसे समझो आप जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मस्क मेलन को यूज़ करते हैं आइसक्रीम में। आइसक्रीम बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं मस्क मेलन को। TSS जो रेंज होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड, इसका रेंज जो मस्क मेलन में होता है वो 11 to 17% होता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ज़्यादातर जो वेराइटीज़ होती हैं वो 11 to 17% इसमें TSS पाया जाता है। इसकी जो कुछ वेराइटीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिलेक्शन के थ्रू जो वैरायटी डेवलप की गई हैं, सिलेक्शन मैंने कई बार बताया है, एक बार फिर से बता देते हैं। सिलेक्शन एक ब्रीडिंग का मेथड होता है। जब हम आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे कि सिलेक्शन होता क्या है, पेडिग्री क्या होता है,
या फिर और ढेर सारे प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, ढेर सारे टाइप के सिलेक्शन होते हैं, तो सॉरी ब्रीडिंग के मेथड होते हैं। उन्हीं मेथड्स में एक मेथड होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के थ्रू वेराइटीज़ कुछ डेवलप की जाती हैं, जिसमें से दुर्गापुर मधु जो मैंने रेड कलर में वेराइटी को जिसको मैंने रेड कलर में कर रखा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। इनको आपको याद करना है। याद कैसे करना है, आप बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार आप देखेंगे, तो अगर बार बार आपकी निगाह में आएगा तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसको ऐसे याद नहीं करना है कि हाँ बैठ के हम रटेंगे इसको। जब आप फ्रिक्वेंटली इसको 10-15 दिन के अंतराल पर जब धीरे धीरे इसको रिवाइज करेंगे, जो 4-5 बार रिवाइज करने के बाद अपने आप ये याद हो जाएगा। जब कभी भी एग्जाम में आपके पास जब 4 ऑप्शन के रूप में 5 ऑप्शन के रूप में ये आएगा, तो आप फट से समझ जाएंगे हाँ ये वैरायटी इस चीज़ की है। जैसे मैं अपना अगर व्यक्तिगत बताऊं तो मैंने कभी भी वैरायटी नहीं लर्न करी है, लेकिन कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो मुझसे अधिकतर ऐसा होता है कि वो वैरायटी मुझसे टिक हो जाती थी जब भी कभी हम एग्ज़ाम देते थे। क्यों? क्योंकि हमने उसको बार बार पढ़ा था, हमने कभी लर्न नहीं किया था, मतलब कि ऐसे रट्टा मार रहे हैं, रट्टा नहीं मारा था, लेकिन हाँ इसको है बार बार पढ़ा था, बार बार पढ़ने की वजह से वो याद हो जाएगा। इस तरीके से आप भी चाहें तो याद कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको याद नहीं करना है, आपको बार बार उसको पढ़ना है। बार बार पढ़ने से अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि याद करें हम, तब जब याद करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन अगर बार बार केवल आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसमें जो है दुर्गापुर मधु, अर्का राजहंस, उसके बाद हरा मधु, पूसा मधुरस, ये मधु नाम से जो होगा मधुरस, अर्का मधु, ये सब वेराइटीज़ जो होती हैं ये मस्क मेलन की होती हैं। अब इसमें कुछ हाइब्रिड वेराइटी हैं, जैसे उसमें है पूसा सरबती, उसके बाद है पंजाब सुनहरी, हिसार मधुर, उसके बाद फिर क्या है पंजाब रसीला। ये सब जो वेराइटीज़ हैं, यह MY5, ये जो क्या है, ये सब जो वेराइटीज़ हैं ये हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं मस्क मेलन की। इसके बाद है पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड। पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड मतलब ऐसे हाइब्रिड जिनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा डेवलप करा गया है, जिसमें से पूसा राजहंस है, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद अगला जो आता है वो है पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड, यानी कि प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड, यानी कि ऐसे हाइब्रिड जिनको प्राइवेट कंपनियों ने डेवलप किया है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किया है, जिसमें से श्वेता है और स्वर्णा डाउनी है। ये दो वैरायटी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की वैरायटीज़ हैं। इसके बाद जो मिल्ड्यू है, एक डिजीज़ होती है, फंगल डिजीज़, कुकुरबिट्स में लगती है और इसके साथ साथ काफ़ी और क्रॉप्स में लगती है। तो ये जो मिल्ड्यू डिजीज़ होती है, ये जो पंजाब रसीला जो वैरायटी है मस्क मेलन की, इस वैरायटी में जो मिल्ड्यू रेजिस्टेंट है, यानी कि इसमें मिल्ड्यू नहीं लगता है, चाहे वो डाउनी मिल्ड्यू हो चाहे पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू जो ये डिजीज़ है, फंगल डिजीज़, ये पंजाब रसीला में नहीं लगता है। उसके बाद जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट एक वैरायटी है जिसका नाम है अर्का राजहंस। अर्का राजहंस में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ नहीं लगती है। ये एक्सीलेंट होता है कीपिंग क्वालिटी के लिए, यानी कि अगर इसको हमको कई दिन प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। कौन सी वैरायटी? अर्का राजहंस। फिर अर्का जीत है, ये एक्सीलेंट फ्लेवर और हाई विटामिन सी, इसके अंदर इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा होता है, अर्का जीत जो वैरायटी है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो विटामिन सी है यह भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। रिलेटिवली ड्वार्फ हैबिट, ये ड्वार्फ हैबिट का होता है ज़्यादातर, जो इसकी ज़्यादातर जो वैरायटीज़ होती हैं मस्क मेलन की, उनसे अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये अर्का जीत जो वैरायटी है वो काफ़ी ड्वार्फ होती है। इन सीटू सोइंग इस प्रैक्टिस, इसमें जो सोइंग किया जाता है, इसके सीड की जो सोइंग करते हैं ये इन सीटू टाइप का होता है। देखो मेनली दो टाइप की सोइंग होती है, एक इन सीटू होती है, एक एक्स सीटू होती है। तो इन सीटू में क्या होता है, जो मस्क मेलन में की जाती है, इन सीटू में क्या होता है कि 2-3 सीड को, 4 सीड को, हर क्रॉप में अलग अलग होता है, सीड को हम लेते हैं और जितनी रो टू रो या प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग में हमको ग्रो करना है, उस सीड को मेन फील्ड में डायरेक्ट उसको हम सोइंग कर देते हैं उसकी सीड की। फिर वहाँ पर वो ग्रो होता है एक नर्सरी के पौधे के रूप में, छोटा सा पौधा, उसके बाद वो बढ़ जाता है, यानी कि डायरेक्ट इसको हम फील्ड में ही लगा देते हैं। ये तो हो गया इन सीटू मेथड। अब एक्स सीटू मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम इसको पॉलीथीन के बैग में, छोटे छोटे जो पॉलीथीन के काले काले बैग आते हैं, उसमें मिट्टी रखेंगे, यानी जर्मिनेशन मीडियम रखेंगे और उसमें सीड को ग्रो करेंगे। जब सीड एक प्रॉपर हाइट का हो जाएगा,
प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा, एक प्रॉपर हाइट हो जाएगी ट्रांसप्लांटिंग की, तब उसको लेकर जाके फिर हम उस पॉलीथीन को फाड़ के फिर उसकी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो जो ट्रांसप्लांटिंग वाला मेथड होता है उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू मेथड, EX और फिर SITU। तो एक्स सीटू मेथड में क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग होता है, और इन सीटू मेथड में ये जो प्लेस या ऑन साइट, यानी कि जहां हमको क्रॉप को ग्रो करनी है डायरेक्ट वहीं पर हम सीड ले जाकर ग्रो कर देते हैं। तो मस्कमेलन जो होता है इसमें यही डायरेक्ट साइट वाला सिस्टम चलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इन सीटू मेथड। फिर अगला जो वेराइटी है अर्का शीतल, ये एक इम्प्रूव्ड कल्टीवेटर है फॉर लॉन्ग मेलन। लॉन्ग मेलन के लिए ये काफ़ी अच्छी वेराइटी मानी जाती है। कौन सी, अर्का शीतल। इसके बाद जो चौथी क्रॉप है कुकुरबिट्स की, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम जो पढ़ने वाले इसमें दूसरी क्रॉप है और कुकुरबिट्स की ये चौथी क्रॉप है। इसके पहले जो लेक्चर हमने 16वां लेक्चर पढ़ाया है उसमें हमने दो क्रॉप्स के बारे में पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ते हैं इसमें ये चौथा क्रॉप और इस लेक्चर का दूसरी क्रॉप, जिसका नाम है बोटल गार्ड, जिसको हम कहते हैं लौकी। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है लेगिनेरिया सिकेरेरिया। इसको याद करने के, देखो जब कुकुरबिट्स क्रॉप पढ़ोगे तो उसमें ढेर सारे गार्ड मिलते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो बोटल गार्ड होता है, कभी आप अगर देखें जो एक मिल्टन का थर्मस आता है, अगर आप कभी देखेंगे तो मिल्टन का थर्मस भी ऐसा होता है, एक बोतल जैसा होता है, लंबा सा बोतल जैसा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जो बोतल, प्लास्टिक की जो बोतल होती है वो अधिकतर इसी टाइप की होती है, ऐसे लंबा सा एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बोतल गार्ड यानी बोतल के जैसा होता है, यानी कि लौकी की बात हो रही है। तो ये होता है बोटल गार्ड, स्पंज गार्ड, रिज गार्ड, ऐसे ढेर सारे गार्ड अभी आपको मिलेंगे। तो उसमें कैसे कैसे गार्ड होते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको समझाता जाऊंगा कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। उसके फिगर को दिमाग में रखकर या उसके नाम को दिमाग में रखकर उसकी हिंदी कैसे याद कर सकते हैं, या आप जान सकते हैं कि हाँ बोटल गार्ड कैसे होता है। आपको पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसे धीरे धीरे बताता रहूँगा। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं बोटल गार्ड में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो ऐसा समझ लो बोतल जैसा होता है। लौकी जो आपकी होती है वो बोतल जैसी होती है। देखो ध्यान से अगर देखो तो ये लग रहा है जैसे बोतल लटकाया है किसी ने, एक हरा हरा सा बोतल है, तो उस तरीके से लगता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं बोटल गार्ड या लौकी कहते हैं। तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी आगे आप पढ़ेंगे रिज गार्ड, स्पंज गार्ड, हैन तेन ढेर सारे गार्ड हैं, वो सब पढ़ते रहेंगे। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, लेगिनेरिया सिकेरेरिया। इसका जो फैमिली है वो फैमिली इसकी है कुकुरबिटेसी। ओरिजिन प्लेस इसका भी साउथ अफ्रीका है, जैसा कि अभी आपने मस्कमेलन का पढ़ा है। इसमें जो कोफ्ता और पेठा है ये बनाया जाता है किससे, ये बनाया जाता है बोटल गार्ड से। यानी कि लौकी से आपका क्या बनता है, कोफ्ता और पेठा बनाया जाता है। ये दो जो पॉपुलर प्रिपरेशंस हैं जो बोटल गार्ड से बनाए जाते हैं। कौन कौन सा, पेठा और कोफ्ता। तो ये जो पेठा होता है, आगरा का पेठा काफ़ी फेमस है पूरी भारत में, या आप ऐसे कह सकते हैं दुनिया में भी फेमस है। तो ये आगरा का जो पेठा होता है वो किससे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है बोटल गार्ड से। इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू फोटो पीरियड, यानी कि फोटो पीरियड के प्रति ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब कि दिन भर में कितनी देर लाइट होती है इसके प्रति ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर सनलाइट में कमी या ज़्यादा होती है तो उसी हिसाब से इसके अंदर इसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी काफ़ी अंतर आता रहता है। ड्राई सेल इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो लौकी होती है यानी कि जो बोटल गार्ड होता है, इसका जो ऊपर वाला सेल होता है, यानी कि इसके ऊपर की जो खोल होती है, ऐसे समझो कि जब लौकी बहुत ज़्यादा दिन की हो जाती है तो इसका जो ऊपर वाली इसकी जो सेल होती है, ये ऊपर वाला जो इसका कवर होता है ये बहुत टाइट हो जाता है। और अंदर जो इसके होता है, जब हार्वेस्टिंग के समय जो सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा होता है या सीड दिख रहा होता है, मैच्योरिटी के समय में वो सब सूख जाता है, वो ढेर सारा फाइबर वहाँ जमा हो जाता है। फिर इसको क्या करते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर सूख जाता है, पौधे पे ही लगे लगे सूख जाएगा बहुत दिन तक, जब हार्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जब इसको लास्ट में जब सूखे पेड़ से इसको निकालेंगे, जब सूखा हुआ ये लकड़ी जैसा हो जाता है, तब इसके अंदर जो सफ़ेद रहता है उसको सबको निकाल लेते हैं। सफ़ेद तो नहीं रहता है क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है इसका फाइबर काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो इसको खींच के अंदर से हल्का सा सुराख करके निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद फिर इसका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। जिस तरीके से आप ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसको बजाया जाता है, इससे बड़ी अच्छी धुन निकलती है।
ऐसा समझो कि पुराने ज़माने का गिटार टाइप का, जैसे आज मॉडर्न ज़माने में गिटार और सितार हो गए हैं, वैसे उस समय में जब गिटार और सितार नहीं हुआ करते थे उस समय लोग इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना के यूज़ किया करते थे। इसके बाद इसका एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है जिसको हम टूटी फ्रूटी बोलते हैं, देखने में ऐसा होता है, बनाया जाता है किससे? बॉटल गार्ड से। इसके जो फ्रूट का पल्प होता है ये वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर फ्री कार्बोहाइड्रेट। अगर अभी किसी को फाइबर फ्री कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो बॉटल गार्ड जो फ्रूट होता है ये काफ़ी, बॉटल गार्ड जो होता है ये काफ़ी अच्छा सोर्स है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, जिसके अंदर फाइबर नहीं पाया जाता है। इसका जो जर्मिनेशन होता है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अच्छे से जर्मिनेशन हो जाता है। ब्राउनिश एंड व्हाइटिश ब्राउनिश सीड जर्मिनेशन, जब इसका जर्मिनेशन जो होता है, जो अगर ब्राउन कलर का सीड है और अगर व्हाइट ब्राउन कलर का सीड है तो उस सीड का जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। हाई टेम्परेचर एंड हाई नाइट्रोजन, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है इन्वायरमेंट का, उसके साथ साथ क्या है? नाइट्रोजन भी, सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो ये क्या कर देता है? ये मेलनेस बॉटल गार्ड में मेलनेस को इंड्यूस कर देता है। सीधे भाषा में ऐसे समझो कि अगर बॉटल गार्ड के कल्टीवेशन के समय एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या आपने खाद ज़्यादा डाल दी, खाद मतलब फर्टिलाइज़र, आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दिया, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो बॉटल गार्ड में फ्लावरिंग होगी उस फ्लावरिंग में नंबर ऑफ मेल फ्लावर ज़्यादा होंगे और मेल फ्लावर ज़्यादा होंगे और फीमेल फ्लावर कम हो जाएंगे। जब मेल फ्लावर ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब यही है कि फीमेल फ्लावर कम हो जाएंगे। हमको जो फ्रूट मिलता है, बॉटल गार्ड का जो फ्रूट जो होता है वो हमको फीमेल फ्लावर से ही मिलता है। कोई भी फ्रूट हमको जो मिलता है वो फीमेल फ्लावर से ही मिलता है। तो मेल फ्लावर अगर ढेर सारा हो जाएगा तो हमको फीमेल फ्लावर कम मिलेगा और फीमेल फ्लावर कम मिलेगा तो अल्टीमेटली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमको फ्रूट कम मिलेगा। अगर हमको फ्रूट बॉटल गार्ड कम मिलेगा तो हमारा प्रोडक्शन भी घट जाएगा। यानी कि ये एक समस्या होती है मेलनेस वाली। मेलनेस यानी कि उसमें मेल पार्ट ज़्यादा होंगे, मेल फ्लावर ज़्यादा होंगे तो हमको अल्टीमेटली इकोनॉमिक लॉस होने वाला होता है। फिर उसके बाद क्या है? हेट्रोसिस इज प्रेजेंट थ्रू इट्स लाइफ साइकिल इन ऑल स्टेज। इसको जब हम ग्रो करते हैं बॉटल गार्ड को तो इसकी लाइफ साइकिल में हेट्रोसिस प्रेजेंट होता है। पूरी लाइफ साइकिल इसकी, बॉटल गार्ड की पूरी लाइफ साइकिल में इसमें हेट्रोसिस पाया जाता है। उसके बाद अब इसकी वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन के थ्रू जो वैरायटीज़ बनाई गई हैं उसमें से है पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, उसके बाद फिर इसकी है पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, उसके बाद है पंजाब राउंड, पंजाब लॉन्ग, सम्राट। ये सम्राट जो है हाई यील्डिंग वैरायटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद फिर हाइब्रिड वैरायटी है जिसमें से पंजाब रोमल है, फिर वरद है और पूसा मंजरी है, ENDB G1 है और उसके बाद फिर पूसा मेघदूत है जो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड है। ये याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वैरायटीज़ के बारे में अगर हम पूछें तो एक अभी जो हमने सम्राट पढ़ाया है, एक हमने जो ये सम्राट वैरायटी पढ़ाई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ पूसा मेघदूत जो वैरायटी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। जो किसकी है? ये सब बॉटल गार्ड की वैरायटीज़ हैं। पूसा मेघदूत इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड है, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड है। ये किसी भी क्रॉप की अगर बात करें कि अगर वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर वैरायटी ऑफ एनी क्रॉप तो हम कौन सा बोलेंगे? बॉटल गार्ड की जो पूसा मेघदूत वैरायटी है वो पब्लिक सेक्टर द्वारा बनाई गई पहली F1 हाइब्रिड वैरायटी है। ये F कॉमन नहीं है, F1 है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन की हाइब्रिड वैरायटी है। कौन सी? पूसा मेघदूत। उसके बाद है PBOG1, ये नॉर्थ प्लेन के लिए काफ़ी, नॉर्दर्न जो प्लेन एरिया है वहाँ पर इसको ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर हरित एक वैरायटी है। तो आज आपकी ये 2 क्रॉप खत्म हुई, एक मस्क मेलन और एक जो दूसरी थी बॉटल गार्ड। ये 2 क्रॉप आपकी खत्म हुई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।